हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने स्पीच के थ्रू तहलका मचा दिया, क्योंकि मिस्टर जयशंकर की इस स्पीच ने विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियों को आईना दिखाने का काम किया। एस जयशंकर की यह स्पीच अपने आप में एक हिस्टोरिक स्पीच थी और इसे आप लोगों ने भी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्पीच को एक बार जरूर सुने। यहाँ मैं इसे कॉपीराइट इशू के चलते नहीं चला सकता। मिस्टर एस जयशंकर की यह स्पीच इतनी कड़क थी कि उन्होंने ना सिर्फ कनाडा को लेक्चर सुनाए, बल्कि अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, वेस्टर्न कंट्रीज और तो और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को भी नहीं छोड़ा। अपनी इस स्पीच में एस जयशंकर ने भारत में हुई G20 के सफल समिट पर भी बात की। नाउ समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में जो जो बातें कही उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन बातों का हमारे लिए क्या महत्व है। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 78th सीजन को एड्रेस कर रहे थे और अपनी स्पीच की शुरुआत उन्होंने नमस्ते फ्रॉम भारत से की और साथ में ये भी कहा कि अवर फुलेस्ट सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज थीम ऑफ रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये 78th एनुअल गैदरिंग 18 से 26 सितंबर के लिए आयोजित की गई थी। इंडियन डेलीगेशन को हमारे विदेश मंत्री लीड कर रहे थे और इस सीजन की आप थीम देखोगे तो वो ये है कि रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स SDGs टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। अगर हिंदी में कहूँ, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को पुनर्जीवित करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इनके लिए कार्यवाही में तेजी लाना। अगर आसान भाषा में समझे तो इस सीजन में आपसी विश्वास, आपस में एकता बनाए रखना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की बात करना और सतत विकास पर जोर देना, इन सभी मुद्दों पर यह गैदरिंग की गई थी। अब बात करते हैं हमारे एस जयशंकर की स्पीच के बारे में। सबसे पहले उन्होंने कनाडा को आड़े हाथों लिया। He underlined that the political convenience cannot determine response to terrorism, extremism and violence। हिंदी में कहें तो राजनीतिक सुविधा आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा की प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं कर सकती। उनका यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि कनाडा आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के नाम पर राजनीति करना बंद करे और कनाडा अपने यहाँ टेररिस्ट को जो पॉलिटिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना बंद करे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों से संबंधित संगठित अपराध के काफी मामले देखने को मिलते हैं और इंडिया ने बार बार कनाडा से खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा। इंडिया ने इनसे जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन कनाडा को प्रोवाइड भी की थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार कई बार कई लोगों के प्रत्यर्पण की अपील भी कनाडा से करती रही, लेकिन कनाडा में राजनीतिक कारणों से अलगाववादी गतिविधियों के लिए माहौल हमेशा माकूल रहा। वे लोग भारतीय राजदूतों को धमकियां देते हैं और हमारे वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करते हैं और तो और लोकतंत्र के नाम पर भारत की राजनीति में दखल देना कहां तक ठीक है, लेकिन कनाडा वो भी कर रहा है और यही कारण है कि भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था। एस जयशंकर ने अमेरिका को भी ये जरूरी संदेश देने का काम किया कि आतंकवाद पर राजनीतिक सुविधा देना बंद करे, क्योंकि अमेरिका भी खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों के प्रति नरमी बरतता रहा है। अमेरिका को तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तक कह दिया कि अब वो जमाना चला गया जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे और ये उम्मीद करते थे कि बाकी बचे सभी देश उसको फॉलो करेंगे। इसलिए अब कुछ देशों का ये एजेंडा बिल्कुल नहीं चलने वाला, और अगर ऐसा होता भी है तो कोई भी देश कम से कम भारत से ये अपेक्षा तो ना रखे कि वहां उसके एजेंडे के हिसाब से चलेगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज ये सभी देश ये चाह रहे थे कि भारत उनका पिछलग्गू बन जाए, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनकी भाषा बोले, ताकि उनका बनाया हुआ एजेंडा चल सके। लेकिन इस पर ना अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख क्लियर कर दिया कि भारत किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। अब बारी है वेस्टर्न कंट्रीज की। फ्रेंड्स, वेस्टर्न कंट्रीज की सोच के बारे में
हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि वी मस्ट नेवर अगेन अलाउ एन इनजस्टिस लाइक वैक्सीन अपार्थीड्स टू रिकर। इसका मतलब है कि हमें वैक्सीन में होने वाले रंगभेद जैसे अन्याय की फिर से पुनरावृत्ति नहीं होनी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको कोविड का टाइम याद होगा कि किस तरह पूरी दुनिया में महामारी फैल चुकी थी। उस समय अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने यहाँ कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप कर ली थी, लेकिन उन लोगों ने उन वैक्सीन को सिर्फ अपने पास तक ही सीमित रखा। किसी दूसरे देश, किसी दूसरे गरीब और विकासशील देशों को इन वैक्सीन की पहुंच से बाहर रखा और ये पूरा मामला रंगभेद और अन्याय के लिए था। और मैं आपको बता दूं कि वो भारत ही था जिसने इन गरीब देशों की मदद की थी, इन विकासशील देशों की मदद की थी। चाहे साउथ एशिया हो, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो या फिर अफ्रीका महाद्वीप के देश, भारत ने इन देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की थी, बिना रंगभेद किए हुए, बिना किसी अन्याय का सहारा लेते हुए। इसीलिए एस जयशंकर ने ये कहा कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के इशू पर भी घेरा। आप सभी को पता होगा कि जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज भागने लगती है। और इसी को कोट करते हुए हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट एक्शन के नाम पर वेस्टर्न कंट्री अपने हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकती। उन्हें ये कामचोरी बंद करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बजाय जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। अब बारी आती है चाइना की। मिस्टर एस जयशंकर ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस स्टेटमेंट से आप खुद समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ये जानते हुए भी इस तरह की हरकत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके रिसेंट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि चाइना ने कुछ दिन पहले अपना नया मैप जारी करके अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। इतना ही नहीं, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा कि मैंने जिसमें ये बताया था कि चाइना स्टेपल वीजा के नाम पर किस तरह भारत की संप्रभुता पर हमला करता है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को चाइना ने अपने यहाँ हो रहे एशियन गेम्स में एंट्री देने से भी मना कर दिया था। उनका क्लियर मैसेज चाइना के लिए ये था कि हमें इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि जब भारत में G20 की समिट हो रही थी, तब भारत की पहल पर G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया था और ऐसा करके भारत ने एक पूरे कॉन्टिनेंट को आवाज दी जिसे लंबे समय से उसके अधिकार से वंचित रखा गया था। फ्रेंड्स, एस जयशंकर ने यही बात कही कि भारत के इस प्रयास से, भारत के इस कदम से यूनाइटेड नेशन को सीखने की जरूरत है, जो कि एक बहुत पुराना संगठन है। और अगर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म किए जाते हैं, तो इसको काफी हद तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अनुकूल बनाया जा सकता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहली शर्त है। और आप सभी जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। सुरक्षा परिषद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहां दुनिया में हो रहे युद्ध को बचाए, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में ये परिषद असफल साबित हुई। इस परिषद में सभी कॉन्टिनेंट के रिप्रेजेंटेशन का अभाव है। यही कारण है कि इस काउंसिल की इफेक्टिवनेस लगभग खत्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इन सभी नेगेटिविटी से बचाने के लिए भारत की हमेशा ये कोशिश रहती है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किए जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ऐसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि उनको अपना एजेंडा चलाना होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। ये तो हो गई दुनिया को आईना दिखाने वाली बात। लेकिन इस स्पीच की कुछ बातें ऐसी थी जो स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से थी। फॉर एग्जाम्पल, भारत की G20 की अध्यक्षता। भारत ने अपनी असाधारण काबिलियत के दम पर G20 की अध्यक्षता संभाली। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर फोकस करते हुए एक ऐसे विजन को तलाशा जो सभी लोगों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता हो। क्योंकि आप दुनिया में देखोगे तो नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत डीप है। नॉर्थ की कंट्री ज्यादा अमीर है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, वहीं साउथ की कंट्रीज गरीब हैं। ऐसे में इस विजन के साथ इस डिवाइड को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और भारत में जो G20 समिट हुई थी, वो इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी मुद्दे पर डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। फ्रेंड्स, इसी के साथ भारत ने कोऑपरेशन पर भी जोर दिया।
कि भारत अपने डाइवर्स पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना चाहता है। नॉन अलाइनमेंट के इस एरा में पूरी दुनिया को विश्व मित्र के रूप में जुड़ना होगा। विश्व मित्र का मतलब है ए फ्रेंड टू द वर्ल्ड, और इसके लिए उन्होंने भारत का एग्जाम्पल दिया कि भारत क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी, और भारत पूरे विश्व को एज अ फ्रेंड के रूप में देखता है और दुनिया को भी ये सीखने की जरूरत है। और फाइनली एस जयशंकर ने भारत का एग्जाम्पल देते हुए सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समाज के लिए बोल रहा हूँ जहाँ लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं ने आधुनिकता में गहरी जड़ें जमा ली, और इसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे काम अब अधिक जमीनी और प्रामाणिक हो चुके हैं। और इंडिया, दैट इज भारत, इसी को परिलक्षित करता है, इसी को डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर देखें तो भारत ने ना सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों को सबक सिखाया, उनकी हैसियत, उनकी सोच उन्हें बताई, बल्कि उन्हें ये एहसास करवाया कि भारत की सिविलाइजेशन क्यों बेस्ट है। साथ में इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया को विश्व मित्र की ओर बढ़ने की जरूरत है, और ऐसे में ये दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख सकती है। हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी वैल्यूज, ये सभी मिलकर एक मॉडर्न वर्ल्ड को रिबिल्ड करते हैं। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में रिस्पेक्ट की बात हो, भारत दुनिया में हर जगह खरा उतरता है। और फ्रेंड्स, इसी मॉडल को एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सामने रखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।